हेलो साथियों, आज हम लोग देखेंगे कि रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत यानी जब किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व से एक अल्फा कण अगर निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या इफेक्ट पड़ता है, और एक बीटा कण अगर निकलता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और एक गामा अगर कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, टॉपिक है हम लोगों का रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिव विघटन है इसको किसने प्रमाणित किया और क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, रदरफोर्ड तथा सोडी नामक वैज्ञानिक ने 1903 ईस्वी में ये प्रमाणित किया कि रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय घटना है। यह रेडियोधर्मिता क्या है? एक नाभिकीय घटना है। न्यूक्लियर एक घटना इसे मानते हैं, और सभी प्रकार के रेडियोधर्मी परिवर्तन परमाणु के नाभिक के अंदर होता है, नाभिक में ही होता है। इन्होंने रेडियो एक्टिव प्रक्रमों की तथा उनसे उत्पन्न विकिरणों की व्याख्या के लिए सिद्धांत दिए, जिन्हें रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु नीचे दिया गया है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट आप देखें, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट में आपको मिलेगा कि रेडियोधर्मी तत्वों के परमाणविक नाभिक अस्थायी होते हैं। मतलब ये हुआ कि ये अस्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं और विघटित हो जाते हैं। ये क्या होंगे? विघटित हो जाते हैं, यानी वो टूट जाते हैं। दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर कि विघटन क्रिया स्वतः स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है, और विघटन की दर बाहरी कारकों, जैसे बाह्य कारक क्या हैं, जैसे ताप हुआ, दाब हुआ, रासायनिक संयोग से प्रभावित, ये सब नहीं होते। ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको समझना है कि ये विघटन की प्रक्रिया ताप, दाब और रासायनिक कोई भी अगर संयोग हो रहा है तो इन सब से ये प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट कि विघटन के दौरान बनने वाले नए तत्व संतति तत्व कहलाते हैं। विघटन के बाद जो नया तत्व बनता है वो क्या है? संतति तत्व है, मतलब उसी से उत्पन्न हुआ है, अर्थात अगली पीढ़ी का तत्व है, जिनके भौतिक व रासायनिक गुण पैतृक तत्वों से एकदम अलग होते हैं। मतलब पैतृक तत्व से मिलते जुलते नहीं, ये एकदम डिफरेंट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विघटन के दौरान नाभिक से या तो अल्फा कण या फिर बीटा कण का उत्सर्जन होता है, और विघटन की प्रक्रिया निम्न में से किसी एक विधि के द्वारा होती है। अब हम लोग देखते हैं क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए अल्फा कण निकल रहा है तब क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ समझिए कि अगर अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है तब क्या होगा। ठीक, देखिए, जब नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो पैतृक तत्व से 2He4 से बनने वाले नए तत्व को जनित तत्व या संतति तत्व यानी डॉटर एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहेंगे? डॉटर एलिमेंट, जिसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या 4 इकाई कम हो जाती है। द्रव्यमान संख्या कितना कम होगी? 4 इकाई, तथा नाभिकीय आवेश 2 इकाई कम हो जाता है। नाभिकीय आवेश 2 इकाई कम हो जाएगा, अर्थात उसमें से जो प्रोटॉन होगा वो 2 कम हो जाएगा, क्योंकि अल्फा कण का द्रव्यमान 4 इकाई तथा आवेश 2 इकाई होता है। अब यहीं समझिए, जैसे पैतृक तत्व अगर आप इसको मान रहे हैं, ठीक है, जेड परमाणु क्रमांक है, जेड में से -2 हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा गया है, एक अल्फा कण जब माइनस होगा निकलेगा, और ए जो देख रहे हैं उसमें से क्या होगा? A-4 हो जाएगा, A-4 हो जाएगा। ध्यान दें, यहाँ डी लिख दिया गया है, 4 आप समझते रहिए, 4।
4 घट जाएगा, ए में से 4 घटेगा, ठीक है, एक अल्फा कण निकलने से, ये याद रखना है। अब आगे देखें जरा, बीटा कण उत्सर्जित अगर होता है तो क्या होगा। बीटा कण के उत्सर्जन की प्रोसेस जरा समझें। देखिए, बीटा कण लगभग इलेक्ट्रॉन के समान होता है, जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है, मतलब इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, इतना कम होता है। और रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से जब कभी भी एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो बनने वाले नए तत्व का परमाणु द्रव्यमान वही रहता है, मतलब न तो घटता है द्रव्यमान और न ही बढ़ता है, लेकिन परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि हो जाती है, एक इकाई बढ़ जाता है। और न्यूट्रॉन के प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में विघटित होने से बीटा कण निर्मित होता है। अब देखिए, जब अभी आपको बताएंगे, देखिए न्यूट्रॉन जो आप देख रहे हैं, न्यूट्रॉन के जो प्रोटॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन, देखिए ये न्यूट्रॉन जो होता है ये विघटित होता है, तो ये आपका क्या बना लेगा, बीटा कण बना लेगा, ठीक है। अभी आपको इसको दिखाते हैं। अब इसको ज़रा समझिए कि बीटा कण, जैसे आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ न्यूट्रॉन दिया गया है, समझेंगे। एक न्यूट्रॉन है और ये विघटित हुआ तो यहाँ आपको एक प्रोटॉन देखने को मिलेगा और यही है बीटा कण, ठीक है। -1e0, -1e0 का मतलब ये है कि एक, अगर देखें इसमें आपने क्या देखा अभी, यहाँ ये तो इसका ये संकेत हो गया, ठीक है। अब आप समझिए, जब पैतृक तत्व अगर जेड दिया गया, इसी जेड में एक जुड़ जाएगा, ध्यान देना है, ए जितना था उतना ही रहेगा जब बीटा कण निकलेगा। बीटा कण के निकलने से, एक बीटा कण निकलेगा तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि हो जाएगी, ये याद रखना है, ठीक। अब हम लोग गामा किरणों का उत्सर्जन देख लेते हैं। अगर गामा कण निकलेगा तो क्या होगा, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। देखिए, गामा किरणों के उत्सर्जन से क्या होगा। गामा किरणें द्वितीयक प्रभाव के कारण उत्पन्न होती हैं और ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा गामा किरण के रूप में उत्सर्जित होती है, ठीक। अतः गामा किरणें नाभिक में ऊर्जा की पुनर्व्यवस्था यानी रीअरेंजमेंट से ये उत्पन्न होती हैं। हालांकि गामा किरणें कम तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो आवेशहीन है, कोई आवेश नहीं होता गामा पर, तथा द्रव्यमानहीन अर्थात मासलेस होती हैं। और विशिष्ट प्रकरण इसका क्या है कि रेडियोधर्मी स्थानांतरण के समय एक अल्फा तथा 2 बीटा कणों के उत्सर्जन से प्राप्त होने वाला नया तत्व प्रारंभिक तत्व का ही समस्थानिक हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझें। देखिए, समस्थानिक कब बनते हैं, तो आप ये बताएंगे कि जब किसी जिस तत्व का हमें समस्थानिक बनाना है उससे एक अल्फा कण निकाल दीजिए और 2 बीटा कण निकाल दीजिए। जैसे देखिए, एक अल्फा कण निकालेंगे तो जेड से 2 घट जाएगा और जो इसका मास है, m से लिखना चाहिए था यहाँ, या a से लिख देते, चलिए a था इसलिए यहाँ w लिख दिया है, चलिए उसमें से 4 घटा दीजिए, ठीक। पहले क्या करेंगे, एक अल्फा कण निकालेंगे, जेड में से आप परमाणु क्रमांक 2 घटाएंगे और द्रव्यमान 4 घटाएंगे। अब बीटा कण अगर आप एक निकाल रहे हैं तो क्या होता है, जेड में से 2 घटाए, जेड में से आपने 2 घटाया था, तो अब क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, z-1 हो जाएगा, ठीक। और जो आपने 4 यहाँ घटाया था वो वैसे को वैसे रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। एक और बीटा कण अगर आप निकालते हैं तो देखिए वो क्या होगा, एक और परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाएगी, तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए पहले का जो जेड था वही आ गया, है ना। और
उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, सिंपल है। अब देखिए, जैसे वह आप देखते ही हो अभी, जैसे 1H3 हम इसी को बनाएं, 1H3 अगर आप बनाएं तो क्या होगा, इसमें से 2 घटाएंगे, एक अल्फ़ा कण अगर आप माइनस अल्फ़ा करें तो 2, 1 से 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ गया, और हाइड्रोजन, और इसमें से 4 निकालेंगे, यहाँ भी -1 आ जाएगा। अब एक अल्फ़ा कण निकालिए तो एक जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, है ना। एक जब इसमें देखिए माइनस बीटा आप कर रहा है, तब क्या होगा, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब आप जैसे ही आप इसको घटाएंगे इसमें से बीटा कण, तो एक जुड़ जाएगा, तो यहाँ +1 जैसे करेंगे तो -1 कैंसिल हो जाएगा, और फिर से अगर बीटा कण करते हैं 2 बीटा कण, तब आपको देखने को मिल जाएगा क्या, 1H1। ठीक है, और यहाँ माइनस चिन्ह आप देख रहे हैं, उसे को लेना देना उससे नहीं है, तो 1H1 आप जानते हैं प्रोटियम है। इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा ये जानकारी यहाँ से मिल जाएगी कि जब अल्फा कण उत्सर्जन होता है तो उत्पन्न नया तत्व आवर्त सारणी के 2 समूह बाईं ओर विस्थापित होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 2 घट जाता है, और बीटा कण जब उत्सर्जित होता है तो बनने वाला नया तत्व आवर्त सारणी में एक समूह दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 की वृद्धि हो जाती है। और जब पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ, जब पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है तो संतत तत्व आवर्त सारणी में मूल तत्व की अपेक्षा एक स्थान बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। बाईं ओर मतलब एक घट जाता है आप कहेंगे। और समूह विस्थापन नियम मुख्यतः लैंथेनाइड श्रेणी 57 से 71 और एक्टिनाइड श्रेणी 89 से 103, और देखें 8 समूह 26 से 28, 8 समूह में आपको मिलेंगे 26 से 28, 44 से 46 और 76 से 78 फर्स्ट ए तथा सेकंड ए समूह के लिए लागू होता है। फर्स्ट ए और सेकंड ए समूह के लिए ये सब लागू होते हैं। तो नाभिकीय स्थानांतरण के दौरान उत्पन्न अल्फा तथा बीटा कणों की संख्या का निर्धारण आप कर सकते हैं आसानी से। जैसे अभी अगर आपको निकालना हो जाए, देखें तो यहाँ पर अब ये फार्मूला आप याद रखे रहेंगे तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपका ये फार्मूला। ठीक, अब देखिए जैसे ए बराबर बी प्लस 4x या ए बराबर बी प्लस 4x कर लीजिए, तो x बराबर जब भी निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे x बराबर, तब आप उसको पक्षांतर करके ये फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। देखें ये वाला x बराबर a माइनस बी अपान 4, जैसे देखिए ऐसे a बराबर b प्लस 4x, तो 4x के लिए क्या करेंगे, 4x इज इक्वल टू ये a माइनस बी हो जाएगा, और x बराबर जब आप निकालेंगे, हम इधर लिख दे रहे हैं, तो a माइनस बी बटे 4 कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ x क्या है, x उत्सर्जित अल्फा कणों की संख्या है। x क्या है, उत्सर्जित अल्फा कणों की संख्या। ठीक, इस तरीके से निकाल देंगे। अब जरा देखिए बीटा कणों की संख्या अगर निकालना है तो ये फार्मूला यूज करिए, c बराबर। ठीक है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि a क्या है, b क्या है, ये ऊपर आपको पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, c क्या है, इसमें अगर c पूछा जाए c क्या है तो परमाणु क्रमांक है, a क्या है, द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको जानकारी हो जाएगी। अब यहाँ से ज़रा देखें ये फार्मूला, यहाँ c बराबर डी प्लस 2x माइनस वाई। अब ऐसे ही इसको अगर आप यहाँ पर y आप निकालेंगे, y बराबर क्या होगा,
तो वाई उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या है। वाई बराबर क्या है? उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या। तो इस फार्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ आप देखें उसी फार्मूले को समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में अगर रख दिए तो ये फार्मूला प्राप्त हो गया। और देखिए आपको समझना है, आप अगर समझ गए हैं कि एक अल्फा कण निकलने से, एक बीटा कण निकलने से, एक गामा कण निकलने से, एक पॉजिट्रॉन निकलने से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होगा, तो आप आसानी से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।